राजनीतिक गलियारों में चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध महान भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो कि उनको भारत का गृह मंत्री बना देते हैं। उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनके चलते वे कुशल राजनेता और कुशल कूटनीतिज्ञ हैं। इतने कुशल कूटनीतिज्ञ हैं कि उनकी तुलना चाणक्य से की जाती है। चाणक्य वो जिसने अपनी कुशल राजनीति और कूटनीति के चलते अखंड भारत की स्थापना की, और हम सभी भारतीय अमित शाह जी से भी ऐसी ही आशा करते हैं कि वो चाणक्य के नाम को सार्थक करते हुए एक बार फिर से अखंड भारत का निर्माण करें। अमित शाह जी का जन्म कन्या लगन में हुआ है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उनकी कुंडली में एक कुशल राजनेता और कुशल कूटनीतिज्ञ होने के क्या योग हैं। इनका जन्म कन्या लगन में हुआ है और कन्या लगन के स्वामी बुध हैं, जो कि कूटनीति के कारक ग्रह हैं, जो कि कैलकुलेशन के कारक ग्रह हैं। और कैलकुलेशन के कारक ग्रह बुध होने के कारण, इनके प्रथम भाव में बुध की राशि आने के कारण, बुध की उच्च राशि आने के कारण कहा जा सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और ये इंसान कूटनीति से काम करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनका लग्नेश बुध इनके दो भाव यानी कि इनके वाणी भाव में बैठा है, यानी कि ये अपनी कूटनीति का इस्तेमाल अपनी वाणी के रूप में करते हैं, जिस कारण कि ये किसी को भी अपनी बातों से कन्वेंस कर सकते हैं। किंतु केवल किसी व्यक्ति का लग्नेश बुध द्वारा शासित होने या फिर लग्नेश के दो भाव में बैठने से ही हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान चाणक्य के समान कूटनीति जानने वाला होगा। इसके लिए अन्य योग होने भी ज़रूरी हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में बुध और चंद्र का समसप्तक योग बनता है। बुध और चंद्र का समसप्तक योग होने से इस कुंडली में मन बुद्धि योग बनता है, अर्थात इस इंसान का मन और बुद्धि एकाग्रता के साथ कोई काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में नवम भाव में गुरु बैठे हैं, जो कि वक्री हैं और वक्री होकर अष्टम भाव में प्रभाव देने के कारण बुध पर अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, जब तक किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा माइंडेड नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो ऐसे में इस कुंडली में बुध के ऊपर चंद्र, गुरु, इन दोनों का प्रभाव आना ये बताता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिज्ञ है। किंतु साथ ही साथ आप एक और बड़ा योग इस कुंडली में देखेंगे। इस कुंडली में चंद्र और मंगल आपस में परिवर्तन करते हैं, जिस कारण कि मंगल की दृष्टि भी बुध के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर मैं केवल नाड़ी दृष्टियों का सहारा ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल नाड़ी दृष्टियों से सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वैदिक दृष्टि नहीं ले रहा हूँ, जो कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि मानी जाती है। नाड़ी में मंगल की चतुर्थ दृष्टि मान्य नहीं है। ऐसे में परिवर्तन से जब मंगल अष्टम भाव में आता है तो मंगल की सप्तम दृष्टि इनके लग्नेश पर जाती है। हम यहाँ पर मंगल की सप्तम दृष्टि देखते हैं। जब मंगल की सप्तम दृष्टि बुध पर जाती है तो बुध के अंदर इनके मस्तिष्क में तर्क शक्ति आ जाती है, लॉजिक आ जाता है। अपनी बातों से ही, अपने शब्दों से ही सामने वाले को निरुत्तर करने की क्षमता आ जाती है। तो ऐसे में ये व्यक्ति केवल अपनी समझ सूझबूझ के चलते किसी भी व्यक्ति को कन्वेंस कर सकता है, निरुत्तर कर सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली का पंचमेश, जो कि तत्कालिक रूप से इनकी बुद्धि को इंडिकेट करता है, वो छठे भाव में बैठा है और यहाँ पर शनि स्वराशि होकर बैठा है। और आप देखेंगे शनि की भी नवम दृष्टि, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में सभी ग्रहों की नवम दृष्टि होती है, शनि की नवम दृष्टि एक बार फिर से इनके लग्नेश के ऊपर जा रही है, जो कि बुध है। और शनि बुध का यहाँ पर योग बनने से इनकी वाणी में तर्क और गंभीरता आ जाती है। पंचम भाव में शनि की राशि है, यानी कि नैसर्गिक रूप से बुद्धि में गंभीरता है। मंगल के प्रभाव से तर्क है,
चंद्र के प्रभाव से समझ है और गुरु के प्रभाव से एक बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन करने की क्षमता है। ये सारे योग मिलकर इनको एक अद्भुत बुद्धि का स्वामी बना देते हैं, कूटनीतिज्ञ बना देते हैं, राजनीतिज्ञ बना देते हैं, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सशक्त पार्टी बन जाती है। बात करते हैं इस कुंडली के राजयोगों के बारे में। कौन से राजयोग हैं जो कि इनको गृह मंत्री बना देते हैं? देखिएगा, सबसे पहले लगन की ताकत, दसम भाव की ताकत और फिर शनि की ताकत इनके लिए देखी जाएगी। और इसी में मैं आपको कुछ और भी योग बताऊंगा जो कि इनके कुशल कूटनीतिज्ञ होने के लिए इस कुंडली में बनते हैं। तो लगन की ताकत आप जान ही चुके हैं जब हमने बुध को अभी एनालिसिस किया। तो अब आप इनकी कुंडली के दसम भाव की ताकत देखिएगा। दसम भाव में खुद से राहु बैठा है जो कि कर्म का विस्तार कर रहा है। और राहु किस में बैठा है? राहु बैठा है बुध की ही राशि में, लग्नेश की राशि में। यहां पर लग्नेश के साथ राशि संधि योग राहु बना रहा है और साथ ही साथ लग्नेश के ऊपर अपना प्रभाव दे रहा है जो कि बुध ही है। और राहु की क्या स्थिति होती है, राहु की क्या नेचर होती है? राहु जब अपने किसी मित्र की राशि में बैठे या अपने किसी मित्र को प्रभाव दे तो ऐसे में राहु बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर देता है। अब बुध इनका लग्नेश भी है, बुद्धि का कारक ग्रह भी है। तो ऐसे में बुध दसम भाव के गुण लेकर, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके गुण अपने अंदर ले लेते हैं। तो ऐसे में राहु दसम भाव यानी कि प्रोफेशन में, राज के सम्मान में इनके गुण लेकर मित्र राशि में बैठकर बुध के ऊपर प्रभाव देते हैं, शनि के ऊपर प्रभाव देते हैं और यहाँ पर कर्म विस्तार का एक बहुत ही सुंदर योग बनाता है। कर्म विस्तार जो कि दसम भाव के प्रभाव से आ रहा है, तो यानी कि राजनीतिक कर्म विस्तार का राहु यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर योग बनाता है। और क्योंकि बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है, जैसे कि मैंने आपसे कहा बुद्धि का कारक ग्रह और राहु दसम भाव में बैठा है, राजनीति के भाव में बैठा है, तो राजनीतिक बुद्धि दे रहा है। और राहु कूटनीति का कारक ग्रह भी है। देखिएगा, अगर राहु का प्रभाव किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति नटवर लाल होता है। मैंने आपसे राहु बुध युति वाली वीडियो में आपसे कहा था, यानी कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी करके सामने वाले से अपनी बात मनवा ही लेता है। ऐसा व्यक्ति हर तरह की तकनीक में माहिर होता है, साम दाम दंड भेद, हर तरह से ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है। बुध के ऊपर राहु का प्रभाव आना और दसम भाव से राहु का प्रभाव आना, ये इस कुंडली का एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे शनि जो कि कर्म का कारक ग्रह छठे भाव में बैठा। और छठा भाव किसका है? छठा भाव है रिस्क लेने का, छठा भाव है शत्रुओं का। और शनि इस कुंडली का पंचमेश भी है, यानी कि अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। यानी कि छठे भाव में शनि का आना, कर्म का आना, यानी कि ये अपने कर्म में बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इजी वे में केवल कूटनीति से काम कर लेते हैं, इनके अंदर रिस्क लेने की भी बहुत ज़्यादा क्षमता है। ये सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद कहीं अगर इन्हें रिस्क लेना पड़ता है तो लेते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे शनि के नवम भाव में सूर्य बैठा है जो कि राजनीति का कारक ग्रह है। मैंने हमेशा कहा है, जब तक शनि के ऊपर, कर्म के ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति राजनीतिक सफलता पा ही नहीं सकता। तो शनि के नवम भाव में सूर्य आना इनको राजनीति की तरफ ले जाता है और वहाँ पर सक्सेस देता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही लाजमी है कि सूर्य इस कुंडली में अपनी नीच राशि में बैठा है और सूर्य जो कि
राज के शक्ति का, गवर्नमेंट का कारक ग्रह है, जब वो यहाँ पर नीच बैठा है तो किस तरह से इनकी राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य यहाँ पर सहयोगी है। तो देखिएगा इस कुंडली में सूर्य मात्र देखने का नीच है। इस कुंडली में शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन है, सूर्य का नीच भंग हो जाता है, जो कि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण भी करता है, जो कि इस कुंडली की शक्ति में 4 चांद लगा देता है और सूर्य की स्ट्रेंथ में 4 चांद लगा देता है। अब आप देखेंगे जब शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो सूर्य का पहले तो नीच भंग होता है। शनि के 9वें भाव में जो सूर्य था वो शनि के 7वें भाव में भी चला जाता है, सिंह राशि में चला जाता है, राज दरबार की राशि में चला जाता है। और राज दरबार की राशि से कर्म को यानी कि शनि को जब सूर्य देखता है तो यहाँ पर राजनीतिक सफलता इंश्योर कर देता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में धन का, अतुल धन का भी योग बनता है। अमित शाह जी का जन्म एक धनाढ्य व्यापारी परिवार में हुआ था, यानी कि जन्म से ही इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी और ये इनकी कुंडली से भी दिखता है। इनकी कुंडली में शनि और शुक्र का 7वां संबंध है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर राशि परिवर्तन से शनि के भाग्य भाव में भी आ जाता है। तो यहाँ पर राजकर्म और धन दोनों ही योग यहाँ पर बन जाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण राजयोग इनकी कुंडली में बनता है। आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल नीच है। मंगल का नीच होना अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कमजोर करना, शक्ति को कमजोर करना। अब मंगल अगर नीच है तो माना जा सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, एग्रेशन की कमी है, एटीट्यूड की कमी है। अब किसी व्यक्ति में अगर इच्छा शक्ति की कमी होगी, एग्रेशन की कमी होगी, एटीट्यूड की कमी होगी, तो क्या वो अपने प्रतिद्वंदी को सही से जवाब दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। किंतु इस कुंडली में मंगल नीच है ही नहीं। आप देखेंगे मंगल भी इस कुंडली में विपरीत राजयोग बनाता है। मंगल और चंद्र यहाँ पर परिवर्तन है। मंगल चंद्र से परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाता है और अष्टम भाव में आकर मंगल का न केवल नीच भंग होता है बल्कि विपरीत राजयोग भी बनता है, जो कि इस कुंडली में एक बार फिर से डबल स्ट्रेंथ डाल देता है। और मंगल का ये नीच भंग इनको एटीट्यूड, एग्रेशन, तर्क शक्ति सब कुछ देता है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी देता है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल नीच हो या मंगल कमज़ोर होकर बैठा हो तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एग्रेशन होगा नहीं, और अगर एग्रेशन होगा तो वो केवल दिखाने का होगा, वो उस एग्रेशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जोश में होश खो देने वाली स्थिति ऐसे व्यक्ति के साथ बन जाएगी। किंतु मंगल जब पावरफुल होता है तो व्यक्ति गंभीरता के साथ विचार करके एक्ट करता है, फिर वो जोश में होश नहीं खोता, फिर वो अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करता है, जैसा कि अमित शाह जी करते हैं। मंगल इनकी कुंडली में अष्टम का स्वामी है और नीच भंग में बैठा है, तो इनकी एक नेचर है कि ये अगर किसी समय शांत रह जाएं, इनको किसी ने कुछ कह दिया और ये शांत रह जाएं, तो इनके उस मौन को इनकी कमजोरी ना समझा जाए। ये दुगनी ताकत से पूरी स्ट्रेटजी के साथ वार करने की टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि मंगल अष्टम का स्वामी, अष्टम यानी मृत्यु भाव, यानी कि फिर ये सोचते हैं कि कैसे इसको नेस्ते नाबूद कर दिया जाए, फिर ये बख्शने वाले नहीं हैं। तो इनको कमज़ोर समझने की ना तो इनके विपक्षी दल और ना ही भारत के पड़ोसी देश समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंसान अगर इस समय चुप है, कभी चुप है, तो यानी कि ये बहुत ही गहरी प्लानिंग में है, हर तरह से सोच विचार के हर रास्ते बंद कर देने की प्लानिंग में है कि दुश्मन या मेरा प्रतिद्वंदी किसी तरह से बाहर निकले। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शनि भी छठे भाव का स्वामी होकर छठे ही भाव में बैठा है, तो यहाँ पर एक बार फिर से विपरीत राजयोग बन जाता है और ये यहाँ पर इनको इनके शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायता करता है। अब इस कुंडली के अगर राजयोग अगर
संक्षेप में देखें तो आप देखेंगे तीनों के तीनों विपरीत राजयोग बनते हैं। 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में हैं, परिवर्तन से आते हैं, बैठे हैं। और नीच भंग राजयोग 2 बनते हैं। उसके साथ नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, वहाँ पर गुरु खुद से बैठा है। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य सिंह राशि से प्रभाव दे रहा है और साथ ही साथ चंद्र मंगल का यहाँ पर लक्ष्मी योग भी बनता है, जो कि इनको अतुल संपदा का स्वामी बना देता है। तो ये कुछ मेन योग इनकी कुंडली में बनते हैं, जो कि इनको भारत का गृह मंत्री बनाते हैं, कुशल राजनेता बनाते हैं, कुशल कूटनीतिज्ञ बनाते हैं। और हम सभी आशा करेंगे कि ये अपनी कूटनीति और राजनीति के चलते अखंड भारत का निर्माण करें और हम सभी भारतीयों को बार बार गर्वान्वित होने का मौका प्रदान करें। होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।